दोस्तों, आज हम ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर पूरा दिल्ली दहल गया था। ये एक ऐसा मामला था कि आरोपी पक्ष जेल में होने के बावजूद भी लगातार पीड़ित परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था। तो चलिए मामले को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दिल्ली के न्यू मॉडर्न शाहदरा गली नंबर 10 के प्लॉट संख्या B105 में इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसका उम्र करीब 35 साल था। वो वहां अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। साल 2009 में उसने जारा नाम की लड़की के साथ घर वालों की रजामंदी से लव मैरिज किया था, जिसके बाद उसका एक बेटा होता है। उसका भरा पूरा परिवार था। वे कुल मिलाकर 8 भाई बहन थे, जिसमें 4 भाई और 4 बहनें शामिल हैं। इब्राहिम ने वहीं घर के पास गली के नुक्कड़ पर एक दुकान खोला हुआ था। उसी दुकान से वो कमाता खाता था और अपना परिवार चलाता था। बाकी उसका भाई अलग अलग काम करते थे। इब्राहिम के पड़ोस में एक दूसरा परिवार रहता था, जिसका नाम इजराइल पहलवान था। इजराइल पहलवान के 4 बेटे थे, जावेद, आबिद, आरिफ और तारिफ। उसकी कई बेटियां भी थी। ये परिवार जब से उस इलाके में रहने आया था, तभी से पूरा परिवार दबंगई करने लगा था। पास पड़ोस के लोगों से हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहता था, कभी रास्ते को लेकर तो कभी पार्किंग को लेकर। ये लोग इब्राहिम और दूसरे पड़ोसियों से उलझने का मौका ढूंढते रहते थे। पूरे इलाके में इजराइल पहलवान का आतंक इस कदर था कि साल 2004-05 के बीच गली नंबर 10 में ही इजराइल पहलवान और उसके बेटे ने मिलकर एक खाने का होटल चलाने वाले शख्स को मामूली विवाद के बाद जमकर पीटा था। इस घटना के बाद वो शख्स इतना डर गया था कि दुकान छोड़कर ही चला गया था। 21 अप्रैल 2013 को दबंग इजराइल पहलवान के बेटे आबिद की सगाई हो रहा था। सुबह से ही उसके घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। उसके घर में रात को समारोह था, लिहाजा गली में ही इजराइल ने टेंट लगवा दिया। मगर टेंट लगवाते समय उन्होंने इब्राहिम के घर का दरवाजा पूरी तरह से बंद करवा देता है। ये देखकर इब्राहिम किसी तरह से घर के बाहर आया और इजराइल से टेंट को उसके दरवाजे से हटाने के लिए कहा, ताकि घर में आने जाने में दिक्कत ना हो। इस पर इजराइल ने नानुकुर करने के बाद टेंट को दरवाजे से थोड़ा हटवाकर लगवा दिया। फिर बात वहीं खत्म हो गई। इजराइल पहलवान के घर में चल रहा सगाई समारोह देर रात खत्म हो चुका था। रात के 12 बज चुके थे। तारीख बदल चुकी थी। उन दिनों IPL के मैच चल रहे थे। उस दिन भी मैच था। इब्राहिम अपनी दुकान पर उस वक्त टीवी पर IPL मैच देख रहा था। उसके साथ उसका छोटा भाई ताहिर, चाचा उमर नौमान और जिगरी दोस्त योगेंद्र कसाना भी वहीं बैठकर मैच देख रहे थे। चारों पूरी तरह से मैच देखने में मशगूल थे। तभी करीब 12:15 बजे इजराइल पहलवान अपने बेटों और दामाद गुफरान के साथ इब्राहिम की दुकान पर जा पहुंचता है। वो सभी लोग अपने साथ हथियार लेकर आए थे। इजराइल के पास लाठी थी। जावेद और आबिद के हाथों में तेजधार चाकू थे। तारिफ और गुफरान ने हाथों में विकेट थाम रखे थे, जबकि आरिफ के पास पिस्टल थी। इससे पहले कि इब्राहिम और वहां मौजूद उसका भाई, चाचा और दोस्त कुछ समझ पाते, इजराइल के हथियारबंद परिवार ने उन पर हमला कर दिया। उनका टारगेट इब्राहिम ही था। इस दौरान जब इब्राहिम के चाचा नौमान उमर उसे बचाने के लिए बीच में आए तो इजराइल के बेटे आरिफ उन पर गोली चला देता है। वो गोली से तो बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन दुकान से बाहर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद उन्होंने वहां से भागकर जान बचाते हैं। फिर भाई ताहिर इब्राहिम का बचाव करने की कोशिश करता है तो तारिफ और गुफरान उसे भी पीटना शुरू कर देते हैं। वो भी वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग जाता है। इब्राहिम ने अपनी दुकान का आधा हिस्सा एक प्रिंटिंग मशीन वाले को दे रखा था। वो भागकर अंदर मशीन के पास छुप गया, जबकि उसका दोस्त योगेंद्र कसाना अकेले ही उन आधा दर्जन हमलावरों को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस बीच इजराइल पहलवान के साथ आबिद और जावेद अंदर जाकर इब्राहिम को दोनों तरफ से घेर लेते हैं, जबकि योगेंद्र बाहर उन 3 लोगों से उलझा हुआ था। इधर इजराइल जोर जोर से चिल्ला रहा था, मारो इसे, छोड़ना मत, मारकर ही निकलना, जिंदा ना बचने पाए। ऐसा लग रहा था कि वो सभी कॉमन इंटेंशन के साथ आए थे। वो बस किसी भी हाल में इब्राहिम को खत्म कर देना चाहते थे, और हुआ भी ऐसा ही। इब्राहिम मशीन के आड़ में छुपकर नीचे बैठा था। तभी आबिद इब्राहिम के सीने पर वार कर देता है और चाकू ठीक उसके दिल की जगह पर भोंक देता है। इसी के साथ पीछे से जावेद ने भी वार किया और चाकू उसकी कमर के निचले हिस्से में घुसा देता है। आबिद ने सीने में चाकू भोंककर घुमा दिया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना रहे। तभी इजराइल ने भी लाठी से उसका सिर पर वार कर देता है, जिसके बाद इब्राहिम लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ता है। उसके जिस्म से खून की धारा निकलने लगती हैं। उसके कपड़े खून से लाल हो चुके थे। योगेंद्र घायल हो चुका था। फिर सभी हमलावरों ने फर्श पर पड़े इब्राहिम पर लाठी और विकेट से मारते हैं। ये सब 15 मिनट तक चलता रहा।
इब्राहिम की बहनें और भाई भी मदद के लिए जोर जोर से शोर मचा रहे थे। इब्राहिम को बचाने की गुहार लगा रहे थे, लिहाजा दुकान के बाहर भीड़ जमा होने लगती है। लोगों को देखकर हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। इस दौरान इब्राहिम की पत्नी ज़ारा, भाई बाबर और घायल दोस्त योगेंद्र कसाना 100 नंबर पर कॉल करके इस घटना के बारे में सूचना देते हैं। सूचना मिलने के महज 5 मिनट बाद करीब 12:35 पर एक के बाद एक 3 PCR मौके पर पहुंच जाती है। इब्राहिम के भाई ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे वैन में डालते हैं और फौरन GTB हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर देते हैं। उस वक्त योगेंद्र कसाना और इब्राहिम के जीजा डॉक्टर आफाक अंसारी भी मौके पर मौजूद थे। इब्राहिम की मौत की खबर से उसके परिवार में मातम पसर गया था। उसकी पत्नी ज़ारा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। 2.5 साल के मासूम बच्चे के सिर से पिता का साया उठ चुका था। उसी वक्त पुलिस ने इजराइल पहलवान को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त इजराइल के कपड़ों पर खून लगा हुआ था, लेकिन उसके चारों बेटे और दामाद फरार हो चुके थे। घर की महिलाएं भी वहां नहीं थीं। पुलिस को मौका ए वारदात से लाठी और 2 विकेट भी मिले, जिन पर इब्राहिम का खून लगा हुआ था। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। हर कोई इस वारदात के मास्टरमाइंड इजराइल पहलवान को कोस रहा था। उसी दिन यानी 22 अप्रैल 2013 को पुलिस ने इब्राहिम का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद पुलिस ने लाश को परिजनों के हवाले कर दिया। परिवार ने भी उसी दिन इब्राहिम की लाश को वेलकम कब्रिस्तान में दफना देते हैं। घटना के बाद गली नंबर 10 में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। पुलिस को आशंका थी कि कोई गुस्से में आरोपी परिवार के घर पर हमला ना कर दे। पुलिस ने उसी रात घटना के चश्मदीद योगेंद्र कसाना, चाचा नौमान उमर और भाई ताहिर के बयान दर्ज करते हैं और पुलिस उसी बयान के आधार पर मानसरोवर पार्क थाने में FIR दर्ज कर लेती है। कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात के ठीक 2 दिन बाद यानी 24 अप्रैल 2013 को पुलिस ने आरोपी इजराइल के बेटे तारिफ और दामाद गुफरान को मानसरोवर पार्क के पास से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। 21 जून 2013 को दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन की पुलिस चौकी जामिया नगर के इलाके से आरोपी जावेद किसी दूसरे मामले में पकड़ा गया। जब पुलिस ने पकड़े जाने पर जावेद की छानबीन की तो पता चला कि वो इब्राहिम मर्डर केस में आरोपी है। उसी दिन पुलिस ने जावेद की निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद कर लिया जो उसने इब्राहिम के कत्ल में इस्तेमाल किया था। इब्राहिम मर्डर केस में याचिकाकर्ता और मुख्य गवाह बन चुके योगेंद्र कसाना उसी दिन इब्राहिम के परिवार और दुकान का हाल चाल पूछने न्यू मॉडर्न शाहदरा की गली नंबर 10 में गए थे। योगेंद्र जब मौका ए वारदात यानी इब्राहिम की दुकान पर मौजूद थे, तभी बाइक पर सवार होकर 2 लोग वहां पहुंचते हैं और योगेंद्र पर गोली चला देते हैं। कसाना ने हमलावर को गोली चलाते वक्त देख लिया था, लिहाजा वो हल्के से झुक जाता है, जिसके वजह से गोली नहीं लगती है और वो बच जाते हैं। हमलावरों ने हेलमेट पहने थे और बाइक पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। इस मामले में भी पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन हमलावर पुलिस की पहुंच से बाहर थे। 1 जुलाई 2013 को हत्याकांड के आरोपी आरिफ और आबिद अदालत में सरेंडर कर देते हैं। फिर पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर लेती है, जिससे ये लोग कत्ल की रात फरार हुए थे। 3 जुलाई 2013 को पुलिस लगातार आरिफ और आबिद से पूछताछ कर रही थी। इसी का नतीजा था कि पुलिस ने उनकी निशानदेही पर आरिफ की पिस्टल की मैगजीन बरामद की। यही वो पिस्टल थी जिससे वारदात के दिन इब्राहिम के चाचा नौमान उमर पर हमला किया गया था। अब पुलिस को दूसरे आला कत्ल यानी चाकू की तलाश थी, जो पुलिस ने पकड़ में आए हत्यारोपियों की निशानदेही पर यूपी के हापुड़ के पास एक जगह से बरामद किया। ये वही चाकू था जिसे आबिद ने इब्राहिम के सीने में घोंपकर घुमा दिया था। इब्राहिम की हत्या के 4 महीने बीत चुके थे। आरोपी परिवार की महिलाएं जो अभी तक कहीं और थीं, वो सब एक दिन वापस लौट आईं। उनके आ जाने के बाद एक बार फिर वहां का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इब्राहिम का परिवार सदमे से उबर नहीं पा रहा था। जिस दिन आरोपी परिवार की महिलाएं लौट कर आईं, उसी दिन उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल की और कहा कि उनके साथ मारपीट की गई है। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर आ गई। आरोपी पक्ष की महिलाओं ने पीड़ित पक्ष की महिलाओं और छोटे भाइयों के खिलाफ मारपीट करने का इल्जाम लगाया। पुलिस को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन शिकायत मिली थी तो मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई। 21 अप्रैल 2014 ये वो दिन था जब इस मामले की सुनवाई अदालत में होनी थी। पीड़ित परिवार की ओर से मृतक इब्राहिम के जीजा डॉक्टर आफाक अंसारी, भाई ताहिर, तैयब, डॉक्टर बदरुज्मा कड़कड़डुमा कोर्ट पहुंचे थे। पुलिस आरोपियों को भी जेल से कोर्ट लेकर आती हैं।
लेकिन किसी कारणवश उस दिन मामले की सुनवाई नहीं हो पाती है। पीड़ित के पक्ष के लोग कोर्ट परिसर के बाहर खड़े थे। आरोपी पक्ष की तरफ से इजराइल की पत्नी अफसरी बेगम, आरिफ की पत्नी महराना, मौसा जहूर अहमद लीलू और अन्य रिश्तेदार मौजूद थे। सुबह करीब 11:15 बजे पुलिस आरोपी आरिफ, आबिद और जावेद को हिरासत में लेकर वहां से जा रही थी। तीनों के हाथ पुलिस वालों ने पकड़े हुए थे। तभी तीनों आरोपी पीड़ित पक्ष के चारों लोगों पर टूट पड़ते हैं। तभी उन लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। हैरानी की बात यह थी कि ये सब आरोपियों ने पुलिस अभिरक्षा के दौरान ही किया था। उसी दिन यानी 21 अप्रैल 2014 को ही इजराइल की बेटी और भांजी ने दिन में 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करके मारपीट की शिकायत करती है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कॉल करने वाली महिलाओं ने घर का दरवाजा नहीं खोलते हैं। उस रात 2 बार ऐसा हुआ, लेकिन महिलाओं ने खुद पुलिस बुलाने के बाद भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। पुलिस कुछ देर इंतजार करती है, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अंत में पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। इस घटना के करीब 10 दिन बाद मानसरोवर पार्क थाने के एसएचओ को एक खत मिला। ये खत आरोपी पक्ष की महिलाओं की तरफ से पुलिस को भेजा गया था, जिसमें पीड़ित पक्ष के डॉक्टर आफाक, ताहिर, तैयब और बाबर पर रेप का इल्जाम लगाया गया था। मामला गंभीर था, लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ये पत्र मिलने के बाद पुलिस ने पीड़ित पक्ष के लोगों को थाने बुलाया और इस संबंध में बात की। असल में पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित पक्ष के खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया था। इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने परेशान होकर डीसीपी से मिलकर सारी घटना बताई और इस मामले में निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग करते हैं। डीसीपी ने एसएचओ को इस मामले में हर एंगल से जांच करने के लिए कहा। पुलिस ने बारीकी से मामले की जांच करती है और शिकायत करने वाली महिलाओं को मेडिकल जांच करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए कहा तो वो लोग साफ मना कर देते हैं। पुलिस के कई बार कहने पर भी वो टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं होती है। जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो आसपास के लोग पुलिस को बताते हैं कि गली नंबर 10 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और पुलिस की जांच में रेप का आरोप झूठा साबित होता है। जब से इब्राहिम हत्याकांड का मामला अदालत में पहुंचा था, तभी से इब्राहिम के जीजा डॉक्टर आफाक अंसारी और दोस्त योगेंद्र कसाना इस मामले की पैरवी कर रहे थे। ये बात आरोपी पक्ष भी जानता था। डॉक्टर आफाक का क्लिनिक ओल्ड गोविंदपुरी के राधेश्याम पार्क के पास गली नंबर 5 के नजदीक था। उस दिन रात के करीब 11:15 बजे वो अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। तभी पुराना खंडहर के पास बाईं ओर से एक बाइक पर 2 अज्ञात व्यक्ति हेलमेट लगाए उनके बगल में आ गए और पीछे बैठे शख्स ने पिस्तौल निकालकर डॉक्टर अंसारी पर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद हमलावर पिस्तौल लहराते हुए वहां से निकल जाते हैं। डॉक्टर आफाक को शरीर के निचले हिस्से में जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने बाइक नहीं रोकी और कुछ दूर जाकर वे पुलिस नाके पर रुके। पुलिस वालों को सारी घटना बताई। इसी बीच पुलिस वालों ने देखा कि उनके शरीर से खून बह रहा था। पुलिस वाले फौरन उन्हें जीटीबी अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में जाकर पता चला कि गोली उनके कूल्हे के नीचे जाकर धंस गई है। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि अगर उस गोली को निकालने की कोशिश की गई तो डॉक्टर आफाक के शरीर का निचला भाग पैरालाइज हो सकता है। डॉक्टर आफाक खुद इस बात को जानते थे, लिहाजा गोली को वहीं रहने दिया गया। डॉक्टर आफाक को कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उन्हें अपना काफ़ी ख्याल रखना था। इस हमले के बावजूद भी डॉक्टर आफाक नहीं डरे और इब्राहिम मर्डर केस की पैरोकारी करते रहते हैं। इस हमले के बाद से ही परिवार के लोग उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 के तहत मामला दर्ज करती है, लेकिन हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिलता है। जब डॉक्टर आफाक थोड़ा सही हुए तो उन्होंने इब्राहिम मर्डर केस के हवाले से एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उन पर हुए हमले और पूरे घटनाक्रम का हवाला देते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सुरक्षा दिए जाने की मांग करते हैं। ये पत्र डॉक्टर आफाक ने पीएमओ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और मानवाधिकार आयोग को लिखा था। पत्र लिखे जाने के बाद साल 2016 में डॉक्टर आफाक ने खुद जाकर तत्कालीन डीसीपी नूपुर प्रसाद से मिलकर आपबीती सुनाते हैं और सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। इस डीसीपी ने डॉक्टर आफाक के संभावित खतरे का आंकलन कराए जाने की बात कही। साल 2017 में डीसीपी के आदेश पर संबंधित अधिकारी इस मामले का आंकलन करने लगे कि डॉक्टर आफाक को सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं। इसी प्रक्रिया के चलते करीब 1 साल बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर आफाक को एक हथियारबंद सुरक्षाकर्मी मुहैया करवाती है। तभी से अब तक डॉक्टर आफाक के साथ एक सुरक्षाकर्मी तैनात है। अब लौटते हैं वापस उस रेप के आरोप पर, जिसे अदालत ने 18 सितंबर 2017 को डिस्चार्ज कर देता है।
दरअसल इस मामले में रेप की शिकायत करने वाली दोनों लड़कियां नाबालिग थी, लिहाजा यह मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। पुलिस की जांच पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने इस मामले को करीब 3 साल बाद डिस्चार्ज कर दिया। इससे पहले आरोपी पक्ष के इजराइल पहलवान समेत सभी पुरुष जेल में थे। वो लगातार जमानत की अर्जी लगा रहे थे, लेकिन अदालत से उन लोगों को राहत नहीं मिल रही थी। मगर फरवरी 2016 में इजराइल के वकील ने कोर्ट में उसकी उम्र और बीमारी का हवाला देती है और परिवार के पालन पोषण की बात भी कहती हैं। इसी ग्राउंड पर अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली। इब्राहिम मर्डर केस में 6 आरोपी थे, जिनमें से पहले आरोपी को जमानत मिल जाती है। अब इब्राहिम मर्डर केस का आरोपी इजराइल पहलवान जेल से बाहर आ चुका था। वो अपने घर लौट आया था, लेकिन आने के बाद से ही वो लगातार इब्राहिम के परिवार वालों के खिलाफ साजिशें रच रहा था। रेप का झूठा आरोप भी उसकी साजिश का ही हिस्सा था। 2018 में इब्राहिम के एक और आरोपी आबिद को मानवीय आधार पर जमानत मिल जाता है। उसने अदालत से कहा था कि प्रथम आरोपी यानी उसके पिता इजराइल पहलवान की तबीयत खराब है, उसकी देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है। इसी आधार पर शहादरा की सेशन अदालत ने उसे जमानत दे देती है। साल 2020 जब फरवरी के महीने में कोरोना भारत में दस्तक दे रहा था, मामले तेजी से बढ़ने लगे थे। देश लॉकडाउन की गिरफ्त में आ चुका था, लिहाजा दिल्ली की जेलों में बंद कैदियों की संख्या कम करनी थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट ने कई अंडर ट्रायल कैदियों को रिहा कर देता है, जिनमें इब्राहिम के 2 आरोपी गुफरान और तारिफ को भी जमानत मिल जाती है। तारिफ को गुफरान के कुछ दिन बाद छोड़ा गया था, जबकि आरिफ और जावेद को अदालत ने बेल नहीं देती है। अभी भी इब्राहिम के परिवार को इंसाफ मिलना बाकी था। ये मुकदमा शाहदरा की सेशल कोर्ट में चल रहा था। इसी बीच पूरे मामले की सुनवाई करने वाले जज नवीन गुप्ता तबादला सीबीआई की विशेष अदालत में हो गया, मगर हाई कोर्ट के एक फरमान की वजह से इस मामले की सुनवाई फिर भी उन्होंने ही की। 20 सितंबर 2022 को सभी आरोपी और पीड़ित पक्ष के लोग सीबीआई की विशेष अदालत में मौजूद थे। जज नवीन गुप्ता ने 4 महीने लंबी बहस को सुनने के बाद इब्राहिम हत्याकांड के लिए इजराइल पहलवान, उसके चारों बेटों और दामाद को आईपीसी की धारा 302, 427, 449, 148, 149 और 34 के तहत दोषी करार दे दिया। यह फैसला 164 पेज का था। ये फैसला सुनाते ही जज ने जमानत पर छोड़े गए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का फरमान सुनाती है, जिसके बाद पुलिस ने फौरन सभी को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन इब्राहिम हत्याकांड के दोषियों की सजा का ऐलान होना था। अब सजा पर फैसला शाहदरा सेशन कोर्ट में जज नवीन गुप्ता की जगह आए नए जज अरविंद बंसल को करना था। जज ने सभी दोषियों और पीड़ित पक्ष की मौजूदगी में 19 नवंबर 2022 को फैसला सुनाया। अदालत ने इब्राहिम के सभी हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। ये मामला अपने आप में एक मिसाल बन गया, क्योंकि इसमें एक परिवार के सभी मर्द एक साथ कत्ल के मामले में जेल पहुंच गए। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि दोषी इजराइल पहलवान के दामाद गुफरान के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ज्योतिगढ़ थाने में आईपीसी की धारा 379 के तहत पहले से ही एक मामला और दर्ज था। इसी तरह दोषी जावेद के खिलाफ भी पहले से आईपीसी की धारा 506, 323, 452, 341, 327 और 34 के तहत मामला दर्ज था। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष यानी इब्राहिम के परिवार वालों ने राहत की सांस ली। इस मामले में भले ही फैसला देर से आया हो, लेकिन इब्राहिम के परिवार को इंसाफ मिल गया। ये एक ऐसा मामला था कि आरोपी पक्ष जेल में होने के बावजूद लगातार पीड़ित परिवार के खिलाफ साजिश रचता रहा, लेकिन हर बार पुलिस की निष्पक्ष जांच और दमदार पैरवी के चलते पीड़ित पक्ष को आखिरकार इंसाफ मिल गया।